चलो, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। क्यों करते हैं अपन ईसीजी? नहीं, हार्ट रेट के लिए नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ईसीजी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे ईसीजी का जो लीड होता है वो ऐसे ग्राफ में होता है ना। उसके बाद सबके ऊपर वेव्स होते हैं जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर इंस्टेंट ऐसा वेव जा रहा होता है, ठीक। ये ऐसा कुछ ईसीजी दिखता है। ईसीजी को एक और चीज कहते हैं पुअर्समैन इकोग्राम, पुअर्समैन इको, पुअर्समैन इको। क्यों? क्योंकि इको क्या है, बहुत कॉस्टली प्रोसीड्योर है। अगर कोई इको नहीं अफोर्ड कर सकता है तो बहुत हद तक अपन ईसीजी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या डिफॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम आया है, क्या क्लिनिकल फॉल्ट है उसमें, ठीक। चेंज करो, जल्दी जल्दी लिखो, मेरे साथ लिख लो, ये तो लाइन नहीं होगा। ईसीजी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है लिम्ब लीड्स के बारे में, लिम्ब लीड्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एंथोवियम नाम का एक साइंटिस्ट था, एंथोवियन नाम का एक साइंटिस्ट था जो लीड्स दिया था, लिम्ब लीड्स। वर्ड से समझ में आ रहा होगा लिम्ब लीड्स कहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ, इसको दूसरा एंथोवियन ट्रायंगल भी कहते हैं, एंथोवियन का ट्रायंगल, ठीक है। प्रॉपर ट्रायंगल की तरह बन रहा है, ठीक है। दिस इज माय राइट आर्म, दिस इज लेफ्ट आर्म, और नीचे की ओर लेंगे लेफ्ट फुट, ठीक। यहां पे मेरा बन रहा है नेगेटिव करंट, तो नेगेटिव से करंट किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। तो जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, लीड 1, पहला लीड। 3 टाइप का लीड होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक। दूसरा, नेगेटिव करंट यहां से फ्लो करेगा इधर नीचे की ओर, दिस इज लीड 3 बोलते हैं इसको, और दिस इज सेकेंड लीड, ठीक। इधर से करंट इधर की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रायंगल रहता है। तो इसमें एक चीज मिसिंग है, देखो, राइट फुट है ना। राइट फुट इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का खेल है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि करंट का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब इधर से जो करंट भेज रहे हैं, इधर को कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ बनता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट आ रहा है, करंट का फ्लो को मैनेज करने के लिए, आप देखे होगे ना, करंट का फ्लो को मैनेज करने के लिए एक एक्स्ट्रा वायर घर से भेजा जाता है अर्थ में, अर्थिंग टाइप का लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उस तरह से उसको ग्राउंडिंग ऑफ फीट का करा जाता है, ग्राउंडिंग ऑफ राइट फुट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या करंट मैनेज हो सके, पेशेंट को करंट ना लगे। ऐसा एंथोवियम लीड्स होता है, ठीक। लिखो इसको।
देख ले। तो जो लीड्स होते हैं, ये जो ईसीजी का ग्राफ है वो क्या करता है, एक तरह का जो ईसीजी है वो क्या है, अगर मैं लेम लैंग्वेज में बोलूं तो रिदम ऑफ लाइफ है। तो ईसीजी में क्या लगता है, इधर देखते हैं ना भाई, ईसीजी में क्या होता है, लीड्स होते हैं। ठीक, ये लीड्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव करंट हैं। नेगेटिव करंट है और पॉजिटिव करंट है। इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक चीज का, है ना। अब फिजिक्स में पढ़े होगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दो करंट के बीच में, कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो क्या होगा, मेरे को डिफ्लेक्शन दिखेगा किसी भी चीज़ में। अगर ये सेम स्टेडी करंट है, मतलब नो करंट फ्लो, करंट फ्लो होगा तो कैसा होगा, चेंज होगा कोई भी वेव, तो डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा अपने पाथ से। वो जो डिफ्लेक्शन बनेगा उसी को कहा जाता है वेव्स। नोट इट डाउन। लिख लिए। ठीक, तो मैं आपको बताता, देखो बताया अभी 3 टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में 2 टाइप का ही मेंशन है, उसमें भी 1 टाइप का ही क्लियरली दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा उसके ऊपर कौन सा एनसीईआरटी का है। ठीक, एक होते हैं लीड्स, लिम लीड्स जिसको कहते हैं, जिसको मैं बताया शुरुआत में कैसे लिम लीड्स लगाया जाता है। ठीक है ना, आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास या कहीं ईसीजी करवा रहे होगे तो ये वैसा पैटर्न में लगाया जाएगा, लीड 1, लीड 2 और लीड 3 को। हाँ, दोनों आर्म्स में लगाया जाएगा, दोनों साइड, और एक पैर में लगाया जाएगा। ठीक, दूसरा होंगे चेस्ट लीड्स। आप देखोगे ईसीजी का जो लीड है वो चेस्ट में भी लगाया जाता है ना, चेस्ट में चिपकाया जाता है, जो V1, V2, V3, V4, V5 और V6, 6 लीड्स लगते हैं। ये एक तरह का CCTV कैमरा की तरह काम करता है। CCTV कैमरा क्या होता है, हर एंगल को कवर कर रहा होता है ना, उस तरह से अगर ये चेस्ट है मेरा तो कुछ इस डायरेक्शन से, कुछ इस डायरेक्शन से, इस पीछे, आगे और नीचे से, सारे डायरेक्शन से जो कवर कर रहा है वो चेस्ट लीड्स कवर करते हैं। एक लीड होते हैं ऑगमेंटेड लीड्स। अगर बहुत सारे डेवलप्ड एरिया, मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी एरिया में आप जाओगे तो ऐसे दिखेगा, AVL, AVR, AVF, ये 3 टाइप का। ऑगमेंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बढ़ा के हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे तो उसको ऑगमेंटेड। लेकिन एनसीईआरटी में मोस्टली मेंशन है शुरुआत के लाइंस में लिम लीड्स, लेकिन लास्ट में अगर पढ़ोगे, लास्ट के सेकंड लाइंस में चेस्ट लीड का भी बात लिखा दिया है ना, दोनों बात लिखा है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी फोकस्ड किसके बारे में, लिम लीड्स के बारे में ही बताया है, और ये बताया है पैर और लिम के बारे में।
ठीक, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज। एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों लीड्स हैं, लेकिन अब फोकस्ड किस पे रहना है, लिम लीड्स। लिम लीड्स क्योंकि मैं एंथोबियन लीड्स पूरा डिटेल में बताया कैसे लगाते हैं। ठीक, लिखो इसको। वी है। चले, ये क्या है, क्या है भाई? ये दिल की ECG वीसीजी नहीं है, दिल का धड़कन है। ठीक, ये है एक्चुअली धड़कन। ऐसा कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक, ECG वेव्स आप देखोगे हमेशा, अगर ECG ग्राफ देखे होगे कहीं भी, तो ये छोटा छोटा रहता है। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या, मैं ECG करूं क्यों, मेरे को क्या क्या डिफरेंस पता चले। पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है, एक तो पता होना चाहिए मेरे को नॉर्मल क्या होता है, ग्राफ, ऐसा नॉर्मल ग्राफ होगा। लेकिन अगर ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम दिख सकता है ECG में। तो ECG के थ्रू मैं देख सकता मायोकार्डियल वर्ड का मतलब समझे, मायोकार्डियल, कार्डियल वर्ड समझे, और मायो मतलब मसल्स रिलेटेड। ठीक, मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्टेड, कम हो जाना। ठीक, एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा मैं देख सकता मायोकार्डियल इन्फाक्शन वर्ड का मतलब होना कि अचानक से वर्ल्ड पूरी तरह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, मैं देख सकता हार्ट रेट या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, ऐसा कोई फॉल्ट हो रहा है, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ठीक, दोनों चीज़ देख सकता। इसके थ्रू देख सकता मेरे को कि कहीं कंडक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। कंडक्शन मतलब कि ऐसे नोड अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो मैं ये भी देख सकता, मतलब पेसमेकर रिलेटेड फॉल्ट। ठीक, मैं ये देख सकता एट्रियल या नहीं तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया देख सकता कि एट्रियम और वेंट्रिकल अपने टाइम पे जितना मैं क्या बनाया, कार्डियक साइकिल बताया था, तो सब कुछ चीज़ का क्या है, एक फिक्स्ड टाइम है। तो अगर वो उससे ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा कि वेंट्रिकल या एट्रियम अपने सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो आरिथमिया। सही से ये क्या लिखा था मैं, रिदम ऑफ लाइफ, मतलब कि एक फिक्स्ड जो रिदम में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ पैथोलॉजी होता है तो उसको आरिथमिया कहेंगे। ठीक, बहुत सारा, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़, हार्ट ब्लॉकेज देख सकता मैं कहीं,
अगर हार्ट में कहीं ब्लॉक है तो इनिशियल ईसीजीज में पता चल जाता है कि कहाँ पे हार्ट ब्लॉक है। आप कहीं भी जाओगे हार्ट रिलेटेड फॉल्ट हुआ है तो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की जगह सबसे पहले क्या कराया जाता है, इको है, एंजियोग्राम है, बहुत सारा ऑप्शन है टेस्ट करने का, ब्लड टेस्ट है करने का, लेकिन सबसे पहले हम ईसीजी करता है डॉक्टर। कुछ भी होगा आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे पहले बोलेगा ईसीजी कराओ फिर देखते हैं आगे। ईसीजी में बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाता है और ईसीजी बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हो जाता है इसीलिए भी। ठीक, लिखो इसको। क्या क्रिस जी, किसके गम में खोए हो? इश्क जरूरी है जिंदगी के लिए ना। चले क्या बता रहा था भाई मैं, इसके बात में भूल गया। आगे क्या बताना था? हाँ चलो, पहले मैं वो बात बता देता जो एनसीईआरटी कहता है, उसके बाद मैं सच्चाई बताऊंगा। हाँ क्या बोला? ये है मेरा पी वेव, ये है मेरा Q कॉम्प्लेक्स, Q R S और ये T। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करता मैं पहले। डीपोलराइजेशन वर्ड लिखा हुआ है और रीपोलराइजेशन वर्ड लिखा हुआ है। डीपोलराइजेशन वर्ड का मतलब होता है जो सेल्स होते हैं उसमें बाहर में सोडियम होते हैं और अंदर में पोटासियम होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में का एक चैप्टर है, लेकिन में जब सोडियम अंदर आ जाएगा, 3 सोडियम अंदर आता है, 2 पोटासियम बाहर जाता है, तो अचानक से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बन जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, SA नोड अपना काम करेगा। ठीक है, SA नोड अगर काम करेगा तो सबसे पहले क्या करता है, करंट जनरेट करेगा। मतलब कि वो सबसे पहले किसको भेजता है, अगर ये हार्ट है फॉर एन इंस्टेंट, अगर ये हार्ट है और यहाँ पे ऐसे नोड है तो सबसे पहले वो किसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ना, वो एट्रियम के पास है ना वो। तो सबसे पहले जब एट्रियम को जो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जो एक्साइटेशन का जो स्टेट है, जो एक्साइटेशन का स्टेट है उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। रीपोलराइजेशन कुछ नहीं है, आप
जब ये सब नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, सब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल मतलब दूसरे लैंग्वेज में मैं लिख दूं क्या, रिलैक्स। जब सब कुछ रिलैक्स हो गया तो उसको रीपोलराइजेशन कहेंगे। ठीक, तो वो एनसीईआरटी में थोड़ा रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन बार बार लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज़न होता है क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है, जब ऐसे नोड सिग्नल भेजा पी वेव में तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखूंगा, डीपोलराइजेशन लिखूंगा, समझा दिए। ठीक, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, दूसरा अब जहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को और मैं क्या लिखूं, सिस्टोल लिख दूं, है ना। नहीं समझ में आ रहा बता मेरे को, क्योंकि अभी इसके बाद तो बहुत ज़्यादा कहानी मैं ग्राफ पढ़ने सिखाऊंगा कैसे फॉल्ट होता है। ठीक, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया ये। उसके बाद नो करंट। ये जो नो करंट का जो फेज है इसको आप देखो, ऐसे नोड और ए बी नोड, एक है पेस मेकर, दूसरा है मेरा पेस सेटर। ठीक है, तो ऐसे नोड क्या है, कितना बीट जनरेट कराता है, 70 से 72, और ए बी नोड 60 से 65, तो डिले हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको क्या कहेंगे, ए वी डिले। यहाँ पे ए वी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिले हुआ, क्योंकि ये किसको भेजेगा, ए बी नोड को, ए बी नोड फिर आगे फर्दर करंट फॉल आएगा, तो यहाँ जब करंट आता है तो 0.1 सेकेंड का डिले होता है, उसके बाद करंट आगे जाता है। इसीलिए जब करंट आगे नहीं जा रहा है, जो डिले हो रहा है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, डिले हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल में आया करंट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन फेज ही है। जब यहाँ से नीचे जा रहा है ग्राफ, तब मेरे को समझ में आएगा क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन ऑफ व्हाट, वेंट्रिकल्स। वेरी गुड, यू ऑल आर नाउ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, समझ गए ये बेसिक, सबसे बेसिक चीज़। बस एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लाइन जटिल लिखा हुआ है, अब इसको एंटेंगल करेंगे नेक्स्ट ग्राफ में। ठीक, लिखो इसको। क्योंकि आप जब भी जाओगे तो इतना ही मिलता है ना, यही देखता है कार्डियोलॉजिस्ट। इसी 4 लाइन को पढ़ने में आप बोलोगे 3 साल लगाता है, ऐसा नहीं है। उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन एक ग्राफ देख के कार्डियोलॉजिस्ट आपका 70% फॉल्ट बता देगा कि आपके हार्ट में फॉल्ट है या नहीं है। स्लाइड और जो हल्का नीचे आया है QRS में, वो भी वही। स्ट्रेट करंट आया, ठीक है, हल्का सा यहाँ माइनर डिले होता है, उसके बाद ग्राफ ऊपर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, द क्यू वेव बिगिनिंग ऑफ क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कि सिस्टोल स्टेट में आ गया है वो। सिस्टोल के बाद जब टी वेव नीचे जा रहा होगा, मतलब एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब कि डायस्टोल स्टेट में आ गया। तो अगर मैं क्यू आर कॉम्प्लेक्स को ही कैलकुलेट कर लूँ, वेंट्रिकल कितना बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मेरे को हार्ट रेट पता चल जाएगा, है ना। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब कि जितनी बार हार्ट रेट अगर 72 बार रिदम में है, तो वेंट्रिकल उतना बार मेरा क्यू आर कॉम्प्लेक्स बनेगा, बार बार, है ना। तो अगर मैं एक ग्राफ में 1 मिनट में, एक ग्राफ में 1 मिनट का सेगमेंट देख लूँगा, सेकंड्स लिखा रहता है 0.248 ऐसे, अगर ग्राफ को देखूँ 1 मिनट का,
तो मेरे को समझ में आ, उसमें काउंट कर लो क्यू आर कॉम्प्लेक्स कितनी बार है, तो मेरे को हार्ट रेट पता चल जाएगा ईसीजी से। अभी और मैजिक है, लिख लिए? जल्दी लिख लेते हो आजकल। ठीक, चले मेरे कार्डियोलॉजिस्ट। P, Q, R, S and T वेव। दो स्ट्रेट करंट मिल रहा है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मेरे को, अगर गौर करो। ठीक है, एक तो मेरे पास ये है और दूसरा ये है। इसको मैं अब लिखूं एस टी, कैमरे में आ रहा है? ये तो लाइन आ ही नहीं रहा है ये वाला। एस टी सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन मेरे पास दो है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? करंट वहां पे फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक। और दूसरा स्ट्रेट लाइन मेरे को यहां मिल रहा है। क्या हो गया ये? P और R के बीच में पी आर सेगमेंट। एक वेव में मेरे को दो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, है ना, अगर ग्राफ देखो तो। ठीक, ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरे को, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एंड ऑफ पी वेव, दैट इज, चलो इसको छोटा कर लेते हैं। अगर ये पी आर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक मैं बताऊं, दैट इज एंड ऑफ पी वेव। सही लिखा हूं? टू इस वेव का अंत से इस वेव का शुरुआत तक। तो ये वेव का जो शुरुआत है वो कहाँ पे है? टू बिगिनिंग ऑफ क्यू आर कॉम्प्लेक्स, बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। मैं पहले ही लिखा था पिछले वाले ग्राफ में। ये वेव क्या बताता है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां पे एवी नोड का डिले हो रहा है, एवी नोडल डिले। ठीक, अगर ये वेव में अगर प्रॉब्लम आया तो मेरे को क्या पता चलेगा हार्ट में कहां पे फॉल्ट है? एबी नोड में। एबी नोड में फॉल्ट है। एट्री में पता करना था तो पी वेव पता करता, लेकिन मेरे को स्ट्रेट लाइन पता करना है। तो क्या पता करूंगा मैं? एबी नोड में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, एबी नोड अगर डिले बढ़ जा रहा है तो क्या समझूंगा? तो मतलब कि ये अगर ये सेगमेंट क्या हो रहा, हो सकता है लंबा हो जाएगा। अगर करंट और थोड़ी देर तक फ्लो नहीं करेगा, डिले आएगा, तो स्ट्रेट लाइन और बढ़ जाएगा। स्ट्रेट लाइन और बढ़ जाएगा तो एबी नोडल डिले। दिस ऑल आर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है, को रिलेट कर पाओगे आसपास। ठीक, एसटी सेगमेंट क्या है? एंड ऑफ क्यूआर कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से टू बिगिनिंग ऑफ टी कॉम्प्लेक्स, बिगिनिंग ऑफ टी वेव। देखो ये भी क्या है? स्ट्रेट है। तो जहां करंट फ्लो नहीं करता उसको मैं आइसो इलेक्ट्रिक लिख दूं, है ना? लिख दूं टीडी? आइसो इलेक्ट्रिक स्टेट। आइसो इलेक्ट्रिक स्टेट मतलब कि वहां पे कोई करंट नहीं है। और जहां करंट नहीं है, अगर वहां करंट फ्लो करने लगे तो दिक्कत ही दिक्कत। अगर वैसा कुछ कंडीशन आता है
तो उसको कहते हैं अपन इंजरी करंट। हाँ, ये वेव अगर स्ट्रेट है, ठीक है, तो दो फॉल्ट हो सकता है इस वेव में। ठीक, अगर मान लो ये वेव पी वेव से पहले का ये जो वेव है, ये जो एस टी सेगमेंट है वो स्ट्रेट है, क्या हो सकता है, अगर वहां करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये वेव ऐसा हो जाएगा, या नहीं तो ये वेव ऐसा हो जाएगा। या तो एस टी का क्या हो जाएगा, एलिवेशन, या तो एस टी वेव का डिप्रेशन। तो मैं क्या समझू, वहां पे कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है, मतलब कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकता है वहां पे। हार्ट डैमेज हो रहा है। ये डॉक्टर देख के, वेव देख के बता सकता है आराम से। अगर एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन हुआ अचानक से, वहां पे आप ईसीजी कराओ, एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन हुआ मतलब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रहा है, मतलब आप डेंजर जोन में हो। ठीक, अगर एवी नोडल पीआर सेगमेंट में कुछ फॉल्ट आ रहा है, मतलब कि एवी नोड में दिक्कत है। ठीक, चलो इसको लिखो, फिर बताता आगे धीरे धीरे। लिख लिए? ये भी लिखेगा क्या? लिखो लिखो जल्दी लिखो, मैंने तो लिखो, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये सब समझा रहे हैं। 10 किलो खाना खिलाएंगे तब तो 1 किलो पचाने का ताकत आएगा। ज्यादा इसलिए पढ़ाया जाता है कि कम याद रहे, और उतना कम काफी होता है एग्जाम के लिए। चले आगे। स्ट्रेट वेव्स बता दिया मैं, डीपोलराइजेशन बता दिया, रीपोलराइजेशन बता दिया। अब आता है, अब अगर देखोगे इंटरवल्स इन ईसीजी। इंटरवल्स, जो ईसीजी के जो इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेव प्लस सेगमेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों को काउंट करूं मिला के तो इंटरवल्स बनते हैं। ये क्या है, P, ये Q, R, S, T, ये क्या है, P, Q, R, S, T। जो पहला सेगमेंट बनेगा मेरा, सॉरी, P वेव से लेके R वेव के बीच में, सो पहला इंटरवल है, और क्या है, P और R। इंटरवल, ठीक। पीआर इंटरवल में क्या क्या काउंट हो जा रहा है, एक तो मेरा पूरा का पूरा पी वेव है ना, और ये एस मतलब पी आर सेगमेंट, पी आर। देखो मैं इंटरवल में शुरुआत में लिखा हूं वेव और सेगमेंट आएंगे, तो एक वेव लिया एक सेगमेंट लिया। पी आर वेव का मतलब क्या होता है, पी आर ये जो वेव है ये क्या डिफाइन करता है ग्राफ में, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन।
AD लिखता है मैं, ठीक, आर्टियल डीपोलराइजेशन। और ये PR जो सेगमेंट है, ये लाइन क्या डिफाइन करता है, AV डिले। अब बात बताओ मेरे को, ये जो PR इंटरवल है अगर डिफाइंड टाइम नहीं होके प्रोलॉन्ग हो जाए तो क्या होगा, AV डिले मतलब कंडक्शन डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या नहीं तो दूसरा आर्टरियल डिपोलराइजेशन का फॉल्ट हो रहा है, एट्रियम के मसल्स ज्यादा किक कर रहे हैं, है ना, ये भी समझ में आएगा ना, एट्रियम के मसल ज्यादा क्यों किक कर रहे हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स के मसल डैमेज हो गए हैं, आर्टरियल किक 20% से ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या समझूंगा, वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन फ्रैक्शन का फॉल्ट आ रहा है, पेशेंट के बॉडी में प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाया वेंट्रिकल्स, है ना, कंडक्शन फॉल्ट आ रहा है या एट्रियल किक में प्रोलॉन्ग हो जा रहा है? लेफ्ट साइड से। लिखे? नहीं लिखे तो फोटो खींच लो, तुम लोग भी बोर हो गए लग रहा है। तो मैं मिटा दे रहा, ठीक है, फोटो खींच लिए तो नीचे का पार्ट मिटा दे रहा, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, अब तुम देखो एक और वेव आ रहा है मेरे पास, R से R के बीच का, 2R से R के बीच का, ठीक है, RR इंटरवल। अगर मैं पूरा RR इंटरवल को देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक, और इस इंटरवल का देखूंगा तो हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि टैकीकार्डिया है पेशेंट को या ब्रेडीकार्डिया है। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडीकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। हाँ, और कोई इंटरवल बचा है क्या भाई? QT, चलो एक और इंटरवल है, कर ही लेते हैं। जो दूसरा है मेरे पास वो है QT इंटरवल, इधर लो, इधर लेता हूं, चलो QT, यस, ये क्या है मेरा QT इंटरवल। आएगी ना जिंदगी में QT, क्या चिंता करता है, ठीक। इस QT इंटरवल में क्या है मेरा, एक है QRS कॉम्प्लेक्स पूरा आ रहा है, ठीक, दूसरा मेरा ST आ रहा है, ये ST सेगमेंट आ रहा है, और साथ में T वेव्स आ रहे हैं। अगर मैं QT इंटरवल को भी देखूं तो पता चल जाएगा मेरे को हार्ट रेट क्या है, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, टैकीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया है, क्योंकि ये QT इंटरवल होना चाहिए मेरा 0.40 सेकेंड्स का। अगर इससे ज़्यादा हुआ मतलब QT प्रोलॉन्गेशन हो रहा है। ये 0.40 सेकेंड्स क्या था, अगर आप याद करो कार्डियक साइकिल में 0.4 सेकेंड क्या, 40 सेकेंड्स क्या था, जॉइंट डायस्टॉल था,
ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो 0.3 और 0.5 सेकेंड्स में डिवाइड किए थे। ठीक, चले, हो गया ना, इसको बंद कर दो।